नमस्कार। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं जो विषय नया भी है और गंभीर भी है। ऐसा माना जाता है कि जिसकी जितनी योग्यता हो उसको उतने अवसर मिलने चाहिए। देश की कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको अपन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कहते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जिनमें एडमिशन लेना एक प्रतिष्ठा का प्रश्न माना जाता है। चूंकि भारत में एक संघीय व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है, स्टेट्स बने हुए हैं, सेंटर बना हुआ है और हमने देखा कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, अलग अलग वहां का एजुकेशन सिस्टम है, अलग अलग बोर्ड्स बने हुए हैं। सभी बोर्ड्स का एग्जाम लेने का पैटर्न, सभी बोर्ड्स का एग्जामिनेशन को चेक करने का पैटर्न सब डिफरेंट डिफरेंट है। इसके आधार पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे स्टेट से आते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन वहां के एग्जाम पैटर्न की वजह से उनके परसेंटेज कम रह सकते हैं। और कई बार ऐसी भी शिकायतें सुनने को मिलती है कि कई स्टेट्स ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर बच्चे इंटेलिजेंट भले ना हो, लेकिन वहां के एग्जाम पैटर्न की वजह से उनके मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं। सारे स्टेट्स के बच्चे जब इकट्ठे होकर के किसी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं तो उनके स्टेट्स बोर्ड्स में मिले हुए अंकों को आधार बना करके उनको एडमिशन दिया जाता है। और गाहे बगाए एक शिकायत उभर करके आती है कि इसमें योग्यता को इग्नोर किया जा रहा है। जैसे हम देखते हैं कि जेई की बात करें, नीट की बात करें, इनमें बहुत पूरे भारत से बच्चे बैठते हैं। आईआईटी कॉलेजेस में एडमिशन होता है तो वो योग्यता के आधार पर होता है। तो नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भी ये निर्णय किया कि एक ऐसा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बनाया जाए जिसमें बच्चा किसी बोर्ड से आए, किसी स्टेट से आए, लेकिन बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन देने के पहले वो अपना एंट्रेंस टेस्ट दे और उसमें जो योग्य बच्चे हैं वही बच्चे उसमें एडमिशन ले पाए। इसके आधार पर हमें देखना पड़ेगा कि अब स्कूलिंग भी बदलने वाली है। इसके आधार पर हमें यह भी तय करना पड़ेगा कि अभी जितने स्कूल्स, जितने बोर्ड्स, जितने स्टेट्स अपनी अपनी स्कूलिंग को या जो भी एग्जाम पैटर्न को रख रहे थे, अब उन्हें उसको उस तरीके से फोकस करना पड़ेगा कि वहां से निकलने वाले बच्चों को बेहतरीन कॉलेजेस में एडमिशन कैसे मिले। इसी गंभीर विषय पर मंत्रणा करने के लिए आज हम बैठे हैं मैट्रिक्स हाई स्कूल के कैंपस में। मेरे दाईं ओर बैठे हैं डीसी सर, मेरे बाईं ओर हैं किरण मैम और उनके बाईं ओर बैठे हैं महेश जी कट्टा सर। आज हम डिस्कशन करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये पूरी अवधारणा क्या है, पूरी कॉन्सेप्ट क्या है और उसको लेकर एमएचएस की तैयारियां क्या है। सबसे पहला सवाल मैं कट्टा सर से पूछना चाहूंगा। सर, ये पहले हमने नाम सुना CUCET, उसके बाद में उसी का एक नाम बदल करके आया CUET। नॉर्मली CUET को बोलते हैं कि कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। ये बेसिकली क्या है सर? ये CUET बेसिकली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जिसके थ्रू जो देश की यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज, उन लोगों का एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसको आप सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हो। इस एक एग्जाम के थ्रू वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के जो डिफरेंट डिफरेंट यूजी पीजी प्रोग्राम्स है उनमें एडमिशन ले सकते अ, ऐसा माना जाता है कि भाई ये एक अपने आप में नई चीज है CUET। हैं। तो किरण मैम, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा? किस तरह से बच्चे इसमें अटेम्प्ट करेंगे या उनको उनको किस तरह से इस एंट्रेंस टेस्ट को फाइट करना है? इसका पूरा पैटर्न क्या है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो CUET है, ये एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये इसको कंडक्ट कराएगा। जी। एंड एग्जामिनेशन पैटर्न will be conducted into 3 sections. Like section 1 will have section 1A and section 1B. section 1A के अंदर 13 लैंग्वेजेस हैं और जो कि सारी अपनी रीजनल डोमेस्टिक लैंग्वेजेस हैं। जी। और सेक्शन 1B के अंदर देयर विल बी 19 लैंग्वेजेस जो कि ऑलमोस्ट सारी फॉरेन लैंग्वेजेस हैं। तो इन सेक्शन 1 में बच्चे को 1A एंड 1B बोथ में से 3 लैंग्वेजेस बच्चे को चूज करनी है। सेक्शन 2 जो रहेगा उसके अंदर जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं वो रहेंगे। तो डोमेन में देयर इज अ लिस्ट ऑफ 27 सब्जेक्ट्स एंड आउट ऑफ दीज 27 स्टूडेंट्स दे कैन ऑप्ट फॉर मैक्सिमम 6। ओके, एंड सेक्शन C और सेक्शन 3 विल बी फॉर जनरल टेस्ट। ओके, सो जनरल टेस्ट में जैसे आपकी करंट अफेयर्स हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, मेंटल एबिलिटी हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया बच्चे का, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह, ये सारी चीजें जनरल टेस्ट के अंदर आएंगे। तो ये तो जैसे सिलेबस का पैटर्न है। सिलेबस की अगर हम बात करते हैं लाइक जैसे बच्चा है सेक्शन 1 में से जो 3 लैंग्वेजेस ऑप्ट करता है, तो थर्ड लैंग्वेज जो बच्चा चूज कर रहा है, तो जो डोमेन सब्जेक्ट रहेगा, जो मेन सब्जेक्ट बच्चे के रहेंगे, दैट पेपर ही और शी विल हैव टू राइट इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, वो डोमेन जो भी उसकी चॉइस के रह गए वो। और नाउ
आगे हम देखें तो ये डिपेंड्स कि विच यूनिवर्सिटी, लाइक देयर इज JNU ऑल्सो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑल्सो। तो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो टेस्ट का पैटर्न ऐसा कर रही हैं कि दे आर आस्किंग द कैंडिडेट्स टू अपीयर ओनली इन द डोमेन सब्जेक्ट, एंड कुछ यूनिवर्सिटीज हैं तो विद डोमेन सब्जेक्ट्स दे आर ऑल्सो टेकिंग टेस्ट इन जनरल स्टडीज ऑल्सो, लाइक जनरल टेस्ट जो है वो भी कंडक्ट करेंगे। तो दिस वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, बट मोस्टली यही है कि जो स्टूडेंट्स जो भी CUET में अपीयर होना चाह रहे हैं, आई वुड सजेस्ट दैट टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। आप आपकी जो डोमेन सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग भी प्रिपेयर करें, और साथ ही साथ आप जनरल टेस्ट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो भी करें। और इन सब के अलावा जैसे हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स जैसे जनरल टेस्ट जो होगा उसके अंदर मैथ्स भी एडिशनल रहेगा, और मैथ्स जो रहेगा उसमें किसी को ज़्यादा मतलब स्टूडेंट्स दे डोंट हैव टू गेट स्केयर्ड, बिकॉज मैथ्स जो आएगा, बहुत सारे बच्चे 10th के बाद में मैथ्स नहीं लेते हैं, तो इट्स ए बिट पैनिक फॉर देम कि हम कैसे ये कर पाएंगे, है ना, क्योंकि मैथ्स तो है ही नहीं। अगर मैथ्स आएगा तो मैथ्स जो बहुत ही बेसिक मैथ आएगा, ये मैथ्स वाला पोर्शन जो रहेगा दैट इज ओनली अप टू 8th स्टैंडर्ड के लेवल का आएगा। जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं अगेन देयर सिलेबस इज लिमिटेड ओनली अप टू क्लास 12 CBSE टेक्स्ट बुक, सिर्फ और सिर्फ उसी में से आएगा, तो कोई जो सिलेबस है वो ज़्यादा वाइड नहीं है। अब इसके अलावा जैसे पेपर पैटर्न तो ये हो गया कि देयर आर 3 सेक्शंस। इन वन सेक्शन दे विल हैव टू ऑप्ट फॉर 3 लैंग्वेजेस, सेकंड दे कैन ऑप्ट फॉर देयर डोमेन सब्जेक्ट्स, एंड थर्ड विल बी जनरल टेस्ट। अब इनकी मार्किंग की अगर हम बात करते हैं तो इन सेक्शन A, in which the student has to opt for 3 languages, there will be 50 questions. Out of these 50 questions, students will have to attempt 40, only 40 questions. Again, in the domain subject wala also, there will be 50 questions and students will have to opt for only 40 out of that. And general test mein total number of questions will be 75, but students they will have to attempt only 60. So this is going to be the paper pattern. Total like one question will be of 5 marks. Total there are 140 questions. The duration of paper will be 2.5 hours, and the total marks of the paper will be 700. Okay. कटा सर, आप तो लंबे समय से स्कूलिंग में हैं, काफी लंबे समय से आप स्कूलिंग में रहे। मैम आपका भी अनुभव है, DC सर आपका भी अनुभव है। एक समय ऐसा था कि हर स्कूल फोकस इस बात पे करता था कि बोर्ड में उसके रिजल्ट्स अच्छे जाएं, लेकिन परसेंटेज, लेकिन कई बार हमने देखा है कि बोर्ड जो टॉपर होता है, टॉपर मतलब जो गोल्ड मेडलिस्ट है, उसका भी दिल्ली की अच्छी यूनिवर्सिटीज में नहीं हो पाता, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं हो पाता। इसका मतलब अब ऐसा है कि आपने अपने स्कूल में, जिले में, स्टेट में टॉप किया, ये मायने नहीं रखेगा। वो किसी के लिए भी सोचने वाली बात होगी कि स्टेट टॉपर होने के बावजूद भी आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये आने के बाद स्कूलिंग का पैटर्न भी बदलेगा। नो डाउट हम लोग जैसे स्कूलिंग जो करवाते थे, अब स्कूलिंग का हमारा पैटर्न भी बदलने वाला है, क्योंकि अब हमारा फोकस केवल बोर्ड को टॉप करना नहीं है, बल्कि हमारा जो टॉपर बच्चा है, यदि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन भी नहीं ले पा रहा है, जो कांसेप्ट्स की क्लैरिटी जरूरी है, तो ये जो मुझे लगता है कि स्कूलिंग जो है उसको CUET पूरी तरह से बदलने वाला है, उसके ऊपर मायने। DC सर आप बताएं कि इस पूरे आने के बाद में स्कूलिंग में क्या बदलाव करने पड़ेंगे, या किस तरह से स्कूलिंग भी बदलने वाली है? Thank you, sir. First of all, thank you very much for inviting me here in this discussion on a very serious issue. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो CUET कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट है, ये बेसिकली अगर मैं सच कहूँ तो इसकी शायद कहीं ना कहीं सिस्टम को रिक्वायरमेंट थी, और बहुत लंबे अरसे से थी। जैसे आपने भी बताया, सर ने बताया, मैम ने बताया कि स्कूल में टॉप करना, अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना या अपने स्टेट बोर्ड को टॉप करना अब ये इनफ नहीं है। एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम की ये भी रही है, रॉट लर्निंग जिसको हम कहते हैं। तो उसकी वजह से कई बार ऐसा भी होता था कि जो अनडिजर्विंग कैंडिडेट होता था उसको भी स्कोर वो कर लेता था, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्कोर ही और शी विल बी एबल टू गेट एडमिशन इन दीज प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। बट अब जो है ऐसा नहीं होगा, अब आपको वो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो पास करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि एगैलिटेरियन सिस्टम जो है वो एस्टैब्लिश होने जा रहा है, जिसमें हर बच्चे को एक तरीके से एक क्लियर अपॉर्चुनिटी उसके पास में होगी, और किसी को भी ये अब सोचने की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डेफिनेटली स्कूलिंग का जो पैटर्न है वो चेंज होगा।
12th के वो परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेंगे। अब इसको हम दो पर्सपेक्टिव में हम देख सकते हैं। पहला पर्सपेक्टिव ये है कि कुछ लोगों को शायद ये लगता होगा या कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता होगा कि शायद स्कूलिंग या खासतौर से 11th-12th का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। दूसरे पर्सपेक्टिव से हम अगर देखें, क्योंकि आप इसमें अगर देखोगे जैसा मैम ने आपको बताया कि पैटर्न में जो आपका जो मेन डोमेन्स का जो है एग्जामिनेशन है जिसमें आप 6 सब्जेक्ट तक चूज कर सकते हो, उसमें आपके पास में एमसीक्यूज होंगे और सिलेबस जो है वो आपका पूरा का पूरा 12th बेस्ड होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको अब थोड़ी डीप स्टडीज पे जाना पड़ेगा और आपको आपके सब्जेक्ट जो आप चूज कर रहे हो, जो आप प्रिफर कर रहे हो या जिसमें आप ग्रेजुएशन जो है वो परसिव करना चाह रहे हो, तो उस सब्जेक्ट को लेकर के आपको थोड़ा पैशनेट होना पड़ेगा। आप रोट लर्निंग से काम नहीं चलेगा, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि सिर्फ मार्क्स के पर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एनफ नाउ। तो हमें अब जो है वो खासतौर से टीचर्स के लिए भी एक चैलेंज होगा कि बच्चों को अब आपको 11th-12th में ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि सब्जेक्ट्स के जो कंसेप्ट्स हैं उनकी क्लैरिटी को लेकर के बहुत काम बच्चों को भी करना पड़ेगा और टीचर्स को भी करना पड़ेगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा है, क्योंकि हम स्कूलिंग से ही 11th-12th से अगर हम बच्चों को उसी डायरेक्शन में अगर मोल्ड करते हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा आगे जाके सोचना नहीं पड़ेगा। और डेफिनेटली एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि इससे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, खासतौर से हायर एजुकेशन जो है, उसमें बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज आएगा। क्योंकि अब आपको कॉलेजेस में आपको सिर्फ सीरियस जो एकेडमिक्स को लेकर के बहुत सीरियस बच्चे हैं वही देखने को मिलेंगे, क्योंकि 11th-12th में जो बहुत सीरियस होगा वही बच्चा कहीं ना कहीं इस टेस्ट को, कॉमन टेस्ट को क्रॉस कर पाएगा और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले पाएगा। तो एजुकेशन सिस्टम के लिए कहीं ना कहीं, खुद एजुकेशन सिस्टम के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि अब हमें सारी स्ट्रीम्स में हायर एजुकेशन में कहीं ना कहीं अच्छे बच्चे और अच्छे स्कॉलर्स मिल पाएंगे, जिसकी कंप्लेन बहुत लंबे टाइम तक थी कि शायद हमें हायर एजुकेशन में उतने अच्छे बच्चे नहीं मिल पाते, कि कॉलेजेस जो है वो एक फॉर्मेलिटी बन के रह गए, जो हमने बहुत लंबे टाइम से सुना है। तो एक रेवोल्यूशनरी चेंज है और नो डाउट इसको हम नेगेटिव वे में नहीं देखें, इसको पॉजिटिव वे में देखें। तो स्कूलिंग पे नेगेटिव इंपैक्ट मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं नहीं पड़ेगा, इसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है और बच्चे जो हैं वो 11th-12th से ही इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, तो उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होगा। डीसी सर, मैं आप ही की बात को कंटिन्यू करूंगा। कट्टा सर, आप इसमें शामिल होंगे। मुझे लगता है कि अब तो स्कूलिंग और ज्यादा सिंसियर हो जाएगी, क्योंकि यदि आप ये सोच लेंगे कि भाई 11th-12th में कोई खास बात नहीं है, मार्क्स ना भी आए तो क्या दिक्कत है, एंट्रेंस टेस्ट को एग्जाम देकर के अपन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे। और यदि आपने ये सोचा कि चलो अपने को वहां नहीं जाना है तो अपन इसको थोड़ा सा सीरियस लें। अब तो ऐसा है कि आपको 11th-12th को इसलिए सीरियस लेना पड़ेगा कि 11th-12th में अच्छी पढ़ाई नहीं की तो बोर्ड में परफॉर्मेंस नहीं होगी, और यदि मान लीजिए उसको सीरियस नहीं पढ़ाई करी तो एंट्रेंस टेस्ट में एडमिशन नहीं होगा। मतलब दोनों ही दृष्टिकोण से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है सर स्कूलिंग का, आप कैसे देखते हैं कि बच्चों को इसको कैसे इस मामले में थोड़ा सोचना चाहिए, कैसे उनको दिमाग लगाना चाहिए कि दोनों में बैलेंस कैसे बन पाए? नहीं, बच्चे को देखो, मैंने क्या कहा, कंसेप्ट्स की क्लैरिटी तो ज़रूरी ही है, वो बोर्ड के रेस्पेक्ट में भी ज़रूरी है और इस एंट्रेंस टेस्ट के रेस्पेक्ट में भी ज़रूरी है जी। तो बच्चों को फोकस करना पड़ेगा। अब वो चीज़ नहीं कि आपके मार्क्स कैसे भी आ जाए। कई बार क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं, लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट भी होते रहते हैं जी। बच्चा उनको रट के एग्ज़ाम क्रैक भी कर लेता है और परसेंटेज अच्छे आ जाते हैं और समाज में ही वाहवाही हो जाती है, देखो इस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के इतने परसेंटेज आए। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि वहाँ कंसेप्ट्स की क्लैरिटी उसको नहीं रहती है, तो मेन अब फोकस उसको कंसेप्ट्स पे करना पड़ेगा जी। मैम, स्कूलिंग में हैं आप, उसके साथ साथ में काउंसलिंग में भी हैं और बच्चे बहुत बार आपके पास भी आते हैं। कहीं ना कहीं एक सामान्यतः हमारा शेखावाटी में मैंने देखने की बात देखी है कि पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि बस केवल उनको बोर्ड के परसेंटेज जो है वो मिल जाए, लेकिन जितना सा मैं समझ पाया हूँ एमएचएस का ये सिस्टम नहीं रहा है। एमएचएस ये तो तय करता है कि हमें अच्छे बच्चे चाहिए, अच्छे परसेंटेज वाले भी चाहिए, लेकिन हमें उसके साथ साथ में बच्चे जो हैं वो बेसिक से बहुत स्ट्रांग भी चाहिए, ताकि आए, क्योंकि हमारी जो ओलंपियाड्स की परफॉर्मेंस है, हमारी जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की परफॉर्मेंसेज है, वो इस बात को साबित करती है कि हमने शिक्षा का परिदृश्य बदला। तो क्या मैं इसको ऐसे मान लूं कि ये जो एक सेंट्रल लेवल पर आया चेंज है वो मैट्रिक्स के साथ अलाइनमेंट कर रहा है और मैट्रिक्स को और ज्यादा सहायता के रूप में? बिल्कुल ये कह सकते हैं आप, क्योंकि जैसे दिस इज अगेन गोइंग टू बी ए डिफरेंट थिंग, ए न्यू थिंग, फर्स्ट टाइम बच्चे अपीयर कर रहे होंगे इसमें जी। और हमारे जो बच्चे हैं ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है और पूरी तरीके से MCQs वाला एग्ज़ाम है, OMR बेस्ड टाइप। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो बच्चे
अगर जिनका थोरो लर्निंग हुआ है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, उनके लिए ही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाना और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले पाना आसान होगा। हमारे बच्चे हैं, उनको हम शुरू से ही ऐसा एक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस हम दे रहे हैं कि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, और उसके लिए जैसे अभी भी जो बच्चे 12th में पास आउट कर रहे हैं, इनफैक्ट उनके लिए भी हम जैसे स्पेशल क्लासेस ऑर्गेनाइज कराने का प्लान है, साथ ही साथ जैसे मॉक टेस्ट वगैरह उनके लिए ऑर्गेनाइज कराना, तो उन चीज़ों का बेनिफिट उनको वहाँ पे मिलेगा। क्या होता है ना कि एक बोर्ड एग्जाम में जो बच्चा से कि 97-98% स्कोर करता है, हम देखते आए हैं, बट जरूरी नहीं है कि वो बच्चा कंपटीशन क्रैक कर पाए। बोर्ड का सिलेबस लिमिटेड होता है, वहाँ पे आप 97-98% रोट लर्निंग से भी ले आते हो, बट जब बात कंपटीशन की आती है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, जब आपका MCQ वाला जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर होता है, तो वहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन अगर आपको थोरोली आप उससे हो, देन ओनली यू कैन परफॉर्म। मैं इसमें एक सच और जोड़ना चाहूंगा, थोड़ा कड़वा है पर सच है। हमने पिछले 2 साल में देखा कि एक बिना किसी अपेक्षा की एक सिचुएशन कोविड के रूप में हमारे सामने आई, और पहली बार, संभवतः इतिहास में पहली बार हुआ होगा, बच्चों ने बिना एग्जाम दिए पास किया, और उनके जो परसेंटेज थे वो 100% तक भी चले गए। अब उसमें कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ने पढ़ाई की नहीं, बोर्ड में 100% आ गए, लेकिन अब ये एग्जाम जब वो देगा, एंट्रेंस टेस्ट देगा, तो वहां पर वो परफॉर्मेंस तय कर देगी कि वहां जो है मार्क्स आए हैं वो किस तरह के हैं। बिल्कुल, इसका बच्चों को, जो अच्छे स्टूडेंट्स थे उनको इसका काफी लॉस भी हुआ, क्योंकि जो बच्चे डिजर्व नहीं कर रहे थे उनके 100% मार्क्स पे आए, और जो बच्चे डिजर्व कर रहे थे, जो एक्चुअल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन जिनको मिलना चाहिए था, उनको नहीं मिला, जबकि वो मेरिट बेसिस पे था, तो वो दूसरे स्टूडेंट्स को वो मिला। तो ये काफी अच्छा चीज हुआ, और अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं, जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, उनको डेफिनेटली इसका बेनिफिट है वो मिलेगा भी। डीसी सर, एक सवाल और है कि दुनिया में 2 तरह की अवधारणाएं होती हैं, एक रिएक्टिव, एक प्रोएक्टिव। सामान्यतः हमने ये देखा कि कोविड 2020 में आया, लेकिन हम तो 2018 से ही टेक्नोलॉजी पे काम करते हुए वीडियो लेक्चर्स, वीडियो सॉल्यूशंस उस पे काम कर रहे थे, स्कूलिंग में भी कर रहे थे, इवन कोचिंग के साथ साथ में। और मुझे लगता है कि ये जो CUET नई कॉन्सेप्ट आई है, इसमें भी हम लोग प्रोएक्टिव हैं, क्योंकि हमारी जो स्कूलिंग थी उसका पैटर्न पहले से यही था कि बच्चों को कॉन्सेप्ट वाइज ही पढ़ाया जाए ताकि आने वाली फ्यूचर में उनको कोई प्रॉब्लम्स ना आए। बट फिर भी एक नया पैटर्न है, नया कॉन्सेप्ट है, इसको लेकर MHS की क्या प्लानिंग है, क्या तैयारी है? बिल्कुल सर, जैसे आप देखोगे I'll say कि वी आर वेरी कंप्लायबल विद CUET या फिर जिस तरीके के पैटर्न का ये टेस्ट है, क्योंकि अगर आप मैट्रिक्स को देखोगे तो हमें कोई ज़्यादा दिक्कत इस चीज़ में होने वाली नहीं है, क्योंकि हम शुरू से ही इस तरीके के पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे आप देखोगे कि 9th-10th में हम NTSC, STSC और जो बाकी ओलंपियाड्स हैं, तो हमारी जो स्टडीज़ का पैटर्न है, हमारा बच्चों के साथ में जो काम करने का पैटर्न है, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ जिस तरीके का ये गाइडलाइन आया है, तो उससे बहुत कुछ मैच करता है। अगर मैं स्पेसिफिकली इसकी बात करूँ तो हमारे बच्चे ऑलरेडी 10th तक जो हैं वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि वो तब तक NTSC, STSC और इतने सारे वैरायटीज़ के ओलंपियाड्स जो शायद आपने कभी पहले नाम भी नहीं सुने होंगे, तो उन चीज़ों को लेकर के हम ऑलरेडी कई सालों से काम कर रहे हैं, तो हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। रही बात कि हम 11th, 12th या स्पेसिफिकली 12th के जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम खुद का अपना स्टडी मटेरियल जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं, एंड वेरी सून वी विल हैव इट। तो पहली चीज़ तो ये है कि इसके लिए जो जिस तरीके के पैटर्न पे ये टेस्ट होना है, तो उसके लिए हम काफ़ी सारे मॉक टेस्ट बच्चों को 12th के साथ में करवा देंगे, प्लस जो NCERT बेस्ड जो स्टडी मटेरियल है वो हम बहुत जल्दी प्रिपेयर कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं, काम चल रहा है, तो हम बहुत जल्दी वो भी प्रिपेयर करा के बच्चों को दे देंगे। तो स्टडी मटेरियल और इन सारी चीज़ों के साथ साथ में, मॉक टेस्ट के साथ साथ में, हम बच्चों को फर्दर कॉलेज में जाने के बाद में उनको किस तरीके का एक एनवायरनमेंट मिलेगा, तो उसका भी एक ग्लांस जो है वो हम बच्चों को यहाँ पे दे देते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा स्पेसिफिकली इन ऑल द स्ट्रीम्स, वेदर इट इज़ ह्यूमैनिटीज़ और साइंस, दोनों में हम बच्चों के लिए टाइम पे कई सारी तरह की इंफॉर्मेटिव सेमिनार्स जो हैं वो कंडक्ट करवा रहे हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। इसके साथ साथ में हम बहुत सारे जो हैं प्रैक्टिकल्स जो हैं बच्चों को, जैसे एग्रीकल्चर की मैं बात करूं तो प्रैक्टिकली उनको विजिट करवाते हैं। साथ में साइंस में हम देखा जाए तो हम बहुत सारे ऐसे जो स्कॉलर्स हैं उनको यहाँ पे इन्वाइट करते रहते हैं, तो बच्चे काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। और साथ साथ में जो ग्रुप डिस्कशन जैसी जो चीज़ें होती हैं जो बच्चों को कॉलेज में ये सारी करनी होती हैं, तो उसका एक ग्लांस जो है वो बच्चों को हम इन शॉर्ट जो है वो यहाँ पे दे देते हैं। तो
तो बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी यहाँ पहले भी इस टेस्ट को क्रैक करने में, और इस टेस्ट के बाद में जो फर्दर स्टडीज़ के लिए जो वो जाएंगे हायर एजुकेशन के लिए, तो वहाँ पे भी उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। मैंने सर एक चीज़ और पूछना चाह रहा था कि मैट्रिक्स में मुझे एग्जैक्टली नाम तो याद नहीं आ रहा है, बट हमारी जो स्टडीज़ हम लोग करवाते हैं उसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करके रखते हैं, बोर्ड फोकस्ड स्टडीज़ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम फोकस्ड कुछ स्टडीज। बीपीटी एंड सीईटी, दो नेम्स, बीपीटी बोर्ड पैटर्न टेस्ट ओके एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो मुझे लगता है कि उससे इसमें बहुत सहायता मिलने वाली है, क्योंकि अभी क्या होगा कि आपको बोर्ड पे भी फोकस करना है, तो वो जो पैटर्न था वो उसको पार लगाएगा, और दूसरा जो पैटर्न है वो आपके सीयूईटी की तरफ आपको लेकर के जाएगा। चलिए सर, नई कौन जी मैम कुछ बोलना चाह रहे थे? I said definitely. ओके ओके, मुझे लगता है कि एक नया कॉन्सेप्ट है और सब लोगों के लिए। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि आप पूरी तरह से जो है एकेडमिक्स में इन्वॉल्व हैं, कटा सर अकेडमी में आप एकेडमिक्स के साथ साथ में आप टीचर भी हैं, आपको पढ़ाना भी पड़ता है। इससे न सिर्फ बच्चों को अपडेट होना पड़ेगा, बल्कि हम सबको भी अपडेट होना पड़ेगा। जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनका काम भी बढ़ेगा, उनको भी अपडेट होना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि चैलेंज बच्चों से ज्यादा टीचर्स के लिए, आप लोगों के लिए, तो आप लोग तैयार हैं इसके लिए? पूरी तैयारी आपके हैं। चलिए, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि जब जब नवाचार होते हैं चीजें बेहतर बनती हैं, और सदैव नवाचार का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि चीजों में जीवंतता बनाए रखने के लिए, उनमें नवीनता बनाए रखने के लिए चीजें बदलती रहनी चाहिए, उसमें कुछ नवाचार आते रहने चाहिए, तभी चीजें सुगंधित रहती हैं और बेहतर बनती हैं। जो वाकई में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं वो डिजर्विंग ही पहुंचे, इसके लिए जो सरकार का ये प्रयास है इसका हम सबको स्वागत करना चाहिए, अपनी तैयारियां करनी चाहिए, और हमारे नौनिहालों को उनकी योग्यता के अनुसार उनका स्थान मिल सके, ये प्रयास सुनिश्चित करना चाहिए। इसी से देश बेहतर बनेगा और हमारे बच्चे भारत को और समृद्ध बना पाएंगे। आप सबका इस डिस्कशन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको भी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार।